हाइड्रोजनेटेड ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रेटेड कैटायंस, ठीक है। हाइड्रेटेड कैटायंस की एसिड स्ट्रेंथ क्या होगी, सो ये मैंने हाईलाइट करके रखा है इसको। सो एक्वस सॉल्यूशन में जब कैटायंस इंटरेक्ट कर, कैटायंस क्या होते हैं, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो जब इंटरेक्ट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, पोलर वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो हाइड्रेटेड कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। और जब वो हाइड्रेटेड कैटायंस बनाते हैं तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, ठीक है। सो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी निकल रही है या हीट रिलीज हो रही है, accompanying the formation of 1 mole of specific hydrate, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ ये वाला कॉम्प्लेक्स बेरियम, ठीक है, बेरियम का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, कॉपर का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, एल्यूमिनियम का हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, इनकी एनर्जी इतनी है -30, -75, -320। तो आप इसमें देख रहे हो कि जैसे जैसे जो एटम का साइज, कैटायन का साइज छोटा होता जा रहा है और चार्ज बड़ा होता जा रहा है, उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। सो नेचुरली बेटा जब आप पीरियड में मूव करते हो, फॉर एग्जांपल व्हेन वी मूव इन सेकंड पीरियड, ठीक है, या थर्ड पीरियड, या किसी भी पीरियड में जब आप मूव करते हो, तो एटॉमिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग, है ना। एटॉमिक एलिमेंट हमने पढ़ा है और उसमें हमने पढ़ा था अल्कली मेटल्स का साइज जो है वो सबसे बड़ा होता है अपने अपने पीरियड में। तो जैसे आप पीरियड में मूव करते हो, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका मतलब है, और नेचुरली जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना उसका साइज भी छोटा होता है, राइट। तो इसीलिए बेरियम का जो है ये सबसे कम होगा, देन कॉपर, देन एल्यूमिनियम, ठीक है। सो द कैटायंस हैविंग लार्ज चार्ज टू साइज रेशियो हैव लार्जर हाइड्रेशन एनर्जीज, so that it decreases as, so इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इस ऑर्डर में डिक्रीज हो रही है। एक ये बात, मतलब चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है, जितना उसका ज्यादा होगा चार्ज टू साइज रेशो, ठीक है, जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी एसिडिटी को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई कैटायन, उसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है, तो नेचुरली वो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे इसने बनाया है हेक्सा एक्वा आयरन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, राइट। तो इसकी ये किस तरह से हाइड्रेटेड है, नेचुरली अगर ये कॉम्प्लेक्स वाटर में डिसोशिएट होके H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, तो दैट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। सो ये जो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, जब वाटर में ये डिसॉल्व करते हैं हम इसको, सो ये डिसोशिएट हो जाता है टू फॉर्म दिस कॉम्प्लेक्स एंड हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, दैट मींस इट इज एसिडिक इन नेचर। और इसकी जो हाइड्रोलिसिस है, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन है, ये डिपेंड करता है एसिडिटी ऑफ कैटायन के ऊपर, कैटायन की एसिडिटी के ऊपर। इफ चार्ज टू साइज रेशो यानी कि उसकी एसिडिटी इज लार्ज, इट कॉजेज मोर पोलैरिटी इन द OH बॉन्ड। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है। और नेचुरली 5 के साथ ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और एक के साथ, सबके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बना रहा है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। और ये एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो ये ज्यादा पोलराइज कर देगा OH बॉन्ड को, उसकी पोलैरिटी, इट कॉजेज मोर पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो OH बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नेचुरली हर एक ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, ठीक है, तो ये जो अपना ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है, ये आयरन को डोनेट करेगा, राइट। तो नेचुरली ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, वो अपना पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, OH के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा और ये H पॉजिटिव निकल जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट OH बॉन्ड गेट्स रप्चर्ड एंड विद द आयोनाइजेशन ऑफ H पॉजिटिव
टू फॉर्म हाइड्रोनियम। तो जितनी आसानी से OH बॉन्ड टूटेगा टू गिव H पॉजिटिव आयन, उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, सो कैटायंस विच हाइड्रोलाइज एक्सटेंसिवली, मतलब ज्यादा आसानी से ज्यादा हो सकते हैं हाइड्रोलाइज, आर दोज विच आर ईदर स्मॉल और हाईली चार्ज और बोथ, यानी कि वो कैटायन जिनका साइज छोटा है या हाईली चार्ज है, ज्यादा चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, या दोनों, ठीक है, और उनकी हाई चार्ज डेंसिटी होगी, सो दे आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड एंड दे नेचुरली उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन को जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, एम कैन बी एनीथिंग, एम कोई भी कैटायन हो सकता है। सो उसी के बेसिस पे, चार्ज टू साइज रेशियो के बेसिस पे एंड ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस या एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पे हम इसको इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। सो इस केस में नेचुरली आयरन का जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेनेडियम, एज कंपेयर टू क्रोमियम, स्कैंडियम, एल्यूमिनियम, गैलियम एक्सेट्रा। सो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर। सिमिलरली अगर हम बाइवेलेंट हाइड्रेटेड कैटायंस लें, ये ट्राइवेलेंट थे, ट्राइवेलेंट मतलब जिसके ऊपर +3 चार्ज है। इसी तरह से अगर हम बाइवेलेंट की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा। ठीक है, सो इन जनरल हाइड्रेटेड मेटल 3 आयन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन हाइड्रेटेड M+2 आयन। नेचुरली जिसका चार्ज ज्यादा है वो ज्यादा हाइड्रेटेड होगा और वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू +2 कैटायंस। ठीक है, सो ये ऑर्डर हो गया। सो इसमें ये +3 चार्ज है, इसके +2 चार्ज है, तो दोनों में कंपैरिजन करना है, दोनों में आयरन मतलब मेटल सेम है, लीगेंड भी सेम है, इसमें भी लीगेंड सेम है, आयरन लीगेंड भी सेम है, नंबर ऑफ लीगेंड्स भी सेम है, लेकिन चार्ज डिफरेंट है। इस आयरन में इसके ऊपर जो चार्ज है वो +3 है, इस आयरन में जो चार्ज है वो +2 है। तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो ज्यादा हाइड्रेटेड। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। यस मैम। हाँ, एक और मैंने बात आपको जल्दी जल्दी बोलनी है कि जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं ली है, हमें उनके रोल नंबर्स आ गए हैं, जिन बच्चों की हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है एडमिशन, ठीक है, तो उन बच्चों का ना अटेंडेंस जाएगी ना उन बच्चों का CP जाएगा, राइट। तो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं ली है प्लीज जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए, यहाँ जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, एक बच्चे की कोई प्रॉब्लम थी तो मैंने उसको आगे नंबर फॉरवर्ड कर दिया था कि कंसर्न्ड पर्सन से वो बात कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। सो ये जो CP1 भी आप लोगों ने दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं ली है, उनका मार्क्स नहीं जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और एंड इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स की स्ट्रेंथ जो है वो कैसे पता लगेगी कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो एसिडिक कंपाउंड्स हैं वो जनरली कौन कौन से हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, यानी ऐसे जिनमें COOH ग्रुप लगा होता है R के साथ। R कैन बी एनी अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है, तो COOH ग्रुप लगा हो, या जो कंपाउंड्स एसिडिक माने जाते हैं वो है फिनोल्स, यानी कि फिनोल मींस बेंजीन रिंग या फिनाइल ग्रुप के ऊपर OH लगा हो, तो ये एसिडिक है। सो या कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिनोल्स ये एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, और इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर, कौन से फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस। तो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है। बेटा मुझे 135 पे एग्जैक्टली जरा बता देना, फिर मैं आपको छोड़ दूंगी। अभी 127 हुए हैं, 35 तक मुझे बता देना। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ऑर्गेनिक एसिड्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है, यानी इन दोनों की, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, और एक है रेजोनेंस। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर सपोज कोई ग्रुप
किसी कार्बन चेन में लगा हुआ है, ठीक है, अगर वो ग्रुप उस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये वैसे आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर सेमेस्टर 1 के फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अगर सपोज कोई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कार्बन चेन के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात कर रही हूं, और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, तो उस ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है कार्बन चेन में तो हम उसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट या प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अगर वो अपनी तरफ खींच रहा है चेन से, कार्बन चेन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो फिर हम उसको कहते हैं माइनस आई इफेक्ट, देन इट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, राइट। सो ये जो एसिडिक करेक्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये होता है ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। नेचुरली बेटा एक सिंपल सी बात तो आपने हमेशा याद रखनी है कि एसिडिक चीज कौन सी होती है, जो H पॉजिटिव आयंस देती है। तो H पॉजिटिव आयंस कब देगी, जब वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, यानी कि उसमें OH ग्रुप होना चाहिए। तो वो OH बॉन्ड जब टूटता है तो H पॉजिटिव आयन निकलता है। तो ये है जी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, RC डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। तो इसमें ये जो है RC डबल बॉन्ड O देन O एंड H, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली पता क्या होता है, राइट, इसमें ये जो कार्बोनिल का ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O वाले ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। तो इस कार्बोनिल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये कार्बन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ये अपनी डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए क्या करेगा, OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो नेचुरली ये हो जाता है O के ऊपर नेगेटिव, इस C के और O के बीच में डबल बॉन्ड, और ये H पॉजिटिव निकल गया, और ये जो बनता है इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड के ऊपर, कि ये जो OH बॉन्ड है ये कितनी आसानी से टूट रहा है, और इसमें जो रेजोनेंस है एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ रिजल्टिंग कार्बोक्सिलेट आयन, और वो जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है क्या वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब यहाँ जो कार्बोक्सिलेट आयन बना, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कौन बताएगा मुझे, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्या इसमें रेजोनेंस होगी? Yes, ma'am. हाँ, इसमें रेजोनेंस होगी। देखो ये जो कार्बोक्सिलेट आयन बना है इसमें इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि इनके बीच में डबल बॉन्ड हो और इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सिंगल बॉन्ड हो। सो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि इन दोनों के ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इट इज डीलोकलाइज्ड लाइक दिस, सो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट आयन, पहली बात है कार्बोक्सिलिक एसिड में ये देखेंगे कि कितनी आसानी से OH बॉन्ड टूट रहा है, और दूसरा OH बॉन्ड टूटने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है वो कितना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो इसका मतलब है वो एसिड आसानी से H पॉजिटिव आयन दे रहा है, वो आसानी से रिलीज कर रहा है H पॉजिटिव आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर सपोज यहाँ पे हम एसिटिक एसिड ले लें, यानी कि इस कार्बन के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, ये है CH3 ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, राइट। यानी कि ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स देगा, डोनेट करेगा। तो जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा ये कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो उसकी कमी को पूरा कर रहा है। तो इसको बेटा यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, खींचेगा,
H पॉजिटिव देगा, लेकिन उतनी इसकी टेंडेंसी नहीं होगी, उतनी इसको जरूरत महसूस नहीं होगी कि मैं फटाफट उससे OH के बॉन्ड खींचूं, ठीक है, एज कंपेयर टू जब इस कार्बन के साथ ये देखो क्लोरीन लग गया। क्लोरीन क्या यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पे ये जो क्लोरीन लग गया इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो अब जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, ठीक है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और इसके साथ एक डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन एटम के साथ और भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया जो उसमें से और भी इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है। तो ये बेचारा तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, रेडिली OH के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा टू रिलीज H पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनिल कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। इन जनरल ये बात डब्बे में डाल लो, अगर इनऑर्गेनिक एसिड्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है देन, शुक्र है मोटर बंद हुई, मेरा तो दिमाग ही खा गई थी मोटर, इंक्रीजेस। आप लोगों को आ रही थी आवाज? मेरे साइड पे मोटर की आवाज आ रही थी आपको? No. नहीं आ रही थी? No, अच्छा, ma'am. बिल्कुल मेरे पास मोटर चल रही थी। अब मुझे शांति हुई, मेरे को सुन रहा है अब खुद को भी। ओके चलो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आ रही थी तो इस चीज को आप डब्बे में डाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी किसी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी है तो अगर उसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या रिलीजिंग ग्रुप लगा है वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, क्योंकि वो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। तो एसिड की हम लोगों ने एक और डेफिनेशन की थी कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेप्ट वही करेंगे ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो वो उसकी और भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। सो डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल बताए। फॉर एग्जांपल एक था एसिटिक एसिड, इसकी स्ट्रेंथ कम होगी एज कंपेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड, एज कंपेयर टू क्लोरोएसिटिक एसिड। क्लोरो, इसमें एक क्लोरीन लग गया जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और इससे भी इससे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा होगी इसकी फॉर्मिक एसिड की, ठीक है, और उससे भी ज्यादा होगी क्लोरोएसिटिक एसिड की। ये फॉर्मिक एसिड में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो H है इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्रॉइंग कुछ भी नहीं मानते। इसमें ये जो कार्बन के साथ H लगा हुआ है, ये वाला H जो लगा हुआ है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना डोनेटिंग है। लेकिन इसमें ये जो मिथाइल लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इसमें सॉरी, इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि CH2 के साथ एक Cl लग गया, एक H निकल के Cl लग गया, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। आई होप इट इज क्लियर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलो। 35 हो गए। 35 हो गए हैं? Yes, ma'am. हाय, मेरे को थोड़ा सा पढ़ा लेने दो प्लीज प्लीज। तो मैं संडे को भी क्लास लगाया करूंगी संडे को लगा लिया करूं। चलो ये वाला कंसेप्ट फटाफट खत्म करते हैं, फिर आप लोग उधर ज्वाइन कर लेना। ये देखिए, सो यहाँ पे ये है क्लोरोएसिटिक एसिड, ये है डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब इन तीनों में से बताओ कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फटाफट मैं पूछूं जरा आपसे। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। पता क्यों? क्योंकि ट्राइक्लोरो में 3 क्लोरीन लग गए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए।
इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरीके से इंक्रीज होगी। जिसमें 3 लगे हैं उसके ज्यादा, जिसमें 2 लगे हैं उसकी कम, जिसमें 1 लगा है उसकी कम, उससे भी कम जिसमें कोई भी नहीं लगा हुआ। ठीक है, राइट। तो ये यहाँ पे बात आ गई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, यानी कि फिर से वही बात कि अगर नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे तो उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, वाइस वर्सा। ठीक है, इसी तरह से अगर सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेचुरली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनमें से लगा हुआ है तो नेचुरली ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो नेचुरली उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट उतना ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि -I इफेक्ट भी इसी ऑर्डर में बढ़ेगा। सो फ्लोरो लगा हुआ है तो सबसे ज्यादा एसिडिक, देन क्लोरो, देन ब्रोमो। तो इनके ऊपर बेटा क्वेश्चंस आते होते हैं रीजनिंग वाले। ठीक है, अब जैसे कि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूं कि अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथाइल, मिथॉक्सी, तो इनमें +I इफेक्ट है, तो ये उल्टा इफेक्ट करेंगे जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बताया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था, दिस इज फॉर्मिक एसिड, इसमें कार्बन के साथ सिर्फ H लगा हुआ है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा देन जिसमें मिथाइल लगा, क्योंकि मिथाइल देखो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को, तो ये मिथाइल इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है क्योंकि कार्बन को वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में कोई रिश्तेदार हो ऐसा, ठीक है, जो बहुत गरीब है, जिसको क्या कहते हैं, बहुत जरूरत है पैसे की, लेकिन उसके रिश्तेदार उसको हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो उसको किसी और से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके रिश्तेदार, बाकी के रिश्तेदार उसको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो बेचारा किसी और से भी मांगेगा, कहीं और से खींचेगा, कहीं और से कुछ लेगा। ठीक है, तो ये वो वाला कंसेप्ट है, राइट। सो यहाँ पे एसिटिक एसिड है, मिथाइल एसिटिक एसिड है, डाई मिथाइल एसिटिक एसिड है, ट्राई मिथाइल है, यानी कि मिथाइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो नेचुरली उसकी एसिटिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, चलो इतना बहुत है, आप दूसरी तरफ प्लीज अटेंड कर लीजिए और मैं वहां पे भी आपकी अटेंडेंस लूंगी। और अदिति प्लीज, राजवीर एंड अदिति अगर हैं या कोई भी है, अटेंडेंस नोट करके मुझे भेज देना। थैंक यू सो मच। और दूसरी तरफ प्लीज, ओके बेटा।